Hi friends, I'm Rajnikant. Welcome you to my YouTube channel Sumant Digital English Tutorial Videos. Dear guys, in the previous video lecture, we had been studying the landscape of soul, 4th chapter of 11th class English, in which I had explained 3 paragraphs, and now I would continue to explain from the 4th paragraph. Let's begin with the text. In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance. तो चाइना की उस कहानी में सम्राट एक पेंटिंग बनाने का आदेश देते हैं और उसके बाहरी दृष्टिकोण की सराहना करते हैं, बाहरी दिखावट की. बट द आर्टिस्ट रिवील्स हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क. लेकिन कलाकार उन्हें अपने कृति का सच्चा अर्थ वर्णन करके बताता है. द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कंकर्ड, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन. तो कोई भी सम्राट अपने विजित क्षेत्र पर शासन कर सकता है, लेकिन कलाकार ही वो होता है जिसे अंदर का रास्ता मालूम होता है. लेट मी शो द वे ए वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ यूनिवर्स. मुझे रास्ता दिखाने दें. तो डाउ के अनुसार ये एक ऐसा शब्द है जिसके कि दोनों अर्थ होते हैं. पाथ और मेथड यानी मार्ग अथवा विधि, और द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स के रहस्यमयी कार्य. द पेंटिंग इज गॉन, but the artist has reached his goal beyond any material appearance. पेंटिंग तो चली गई, लेकिन कलाकार अपने मकसद पर पहुंच गया. जिस उद्देश्य से उसने पेंटिंग को बनाया था उसे उसका उद्देश्य मिल गया. एंड इट इज बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, यानी कि यह किसी भी भौतिक प्रतीत से, भौतिक बात से परे की बात है. तो कहने का मतलब यह है कि एन एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कंकर्ड. कोई सम्राट जिस क्षेत्र को वो जीते होता है उस पर शासन कर सकता है, बट द वे विद इन इज नोन बाय एन आर्टिस्ट ओनली. अंदर का रास्ता तो सिर्फ आर्टिस्ट को मालूम है. और इसमें वे के जो दो अर्थ हैं, विधि और ब्रह्मांड के कार्य, यही डाउ का कंसेप्ट है. पेंटिंग तो चली गई, लेकिन आर्टिस्ट अपने मकसद पे पहुंच गया. ए क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मेंट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू एज वुड ए वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग. तो चाइना का जो क्लासिकल लैंडस्केप है, शास्त्रीय भूदृश्य, यह रियल व्यू को रिप्रोड्यूस नहीं करता. कहने का अभिप्राय है कि ये हूबहू लैंडस्केप को नहीं बनाता जैसा कि रियल में होता है, और जैसा कि वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग्स में होता है, यूरोपीय पेंटिंग्स में जो एक एक चीज का एक्चुअल व्यू बना करके इल्यूजनेटिक रियलिज्म क्रिएट करते हैं, वैसा चाइनीज पेंटिंग में नहीं होता है. Whereas the European painter wants you to borrow his eyes and to look at a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle, the Chinese painter does not choose a single viewpoint. यूरोपीय पेंटर
आपसे चाहता है कि आप उसकी आंखें ले लें, उसकी आंखें उधार लें और किसी पर्टिकुलर लैंडस्केप को ठीक उसी तरह देखें जैसा कि उसने देखा था, किसी विशेष कोण से। लेकिन जबकि चाइनीज पेंटर वो सिंगल व्यू पॉइंट सेलेक्ट नहीं करता है, वो उस व्यू पॉइंट्स नहीं क्रिएट करता कि आप उसको स्पेसिफिक एंगल से देखें। His landscape is not real one and you can enter it from any point, then travel in it. The artist creates a path for your eyes to travel up and down, then back again in a leisurely movement. Chinese landscape रियल लैंडस्केप नहीं होता है। इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस उसमें नहीं होती है, हू बहू ऐसा नहीं होता है। आप उसके लैंडस्केप में किसी भी जगह से प्रवेश कर सकते हैं, उसमें सफ़र कर सकते हैं। आर्टिस्ट आपकी आंखों के लिए भी एक रास्ता क्रिएट करता है जिसमें आप इधर उधर टहल सकते हैं। फिर रिलैक्स मूवमेंट में, लीजरली मूवमेंट, रिलैक्स्ड मूवमेंट करते हुए यू कैन कम बैक, आप वापस आ सकते हैं। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, in which the action of slowly opening one section of the painting, then rolling it up to move on to the other section, adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. वास्तव में ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल जो पेंटिंग को हम गोल गोल करके घुमा देते हैं, इस मामले में ज़्यादा सही है, जिसमें कि धीरे धीरे खोलने वाली प्रक्रिया, एक सेक्शन को धीरे धीरे, पेंटिंग के एक सेक्शन को हम धीरे धीरे खोलते हैं और फिर उसे घुमाते जाते हैं और फिर दूसरी पेंटिंग पर आ जाते हैं। तो इसमें टाइम का एक डायमेंशन जुड़ जाता है, यानी उस टाइम के भीतर व्यूअर को ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो किस स्पीड से इसको देखे। तो इसमें समय का एक आयाम जुड़ जाता है जो कि किसी दूसरे प्रकार के पेंटिंग के फॉर्म में नहीं मिलता है। इट आल्सो रिक्वायर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर हु डिसाइड्स एट व्हाट पेस ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग, ए पार्टिसिपेशन विच इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल। तो इसमें देखने वाले की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक होती है। व्यूअर की सक्रिय भागीदारी इसमें आवश्यक होती है, जो इस बात को निश्चित करता है कि किस गति से उस पेंटिंग में वो ट्रैवल करेगा, उस चित्रकारी में वो ट्रैवल करेगा। और ये एक ऐसी भागीदारी होती है विच इज़ नॉट मियरली फिजिकल बट मेंटल टू, जो कि केवल शारीरिक नहीं है, उसमें व्यूअर को अपना माइंड भी अप्लाई करना पड़ता है। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आइज, ही वांट्स यू टू इंटर हिज माइंड। चाइना का चित्रकार जो है वो ये नहीं चाहता कि आप उसकी आंखें उधार लेकर के उसके लैंडस्केप को देखें, वो ये चाहता है कि उसके माइंड ने जो परसीव किया, आप उसके माइंड में इंटर करके उसके लैंडस्केप को देखें। This landscape is inner one, a spiritual and conceptual space. यह जो भूदृश्य होता है, ये जो लैंडस्केप होता है, ये आंतरिक होता है और साथ ही साथ ये आध्यात्मिक है और वैचारिक भी है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यूरोपियन पेंटिंग और चाइनीज पेंटिंग में बहुत ही अंतर होता है। यूरोपियन पेंटिंग में इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस होती है, जबकि चाइनीज पेंटिंग में ऐसा नहीं होता है। यूरोपियन पेंटर आपसे चाहता है कि आप उसके अकॉर्डिंगली, जिस तरह से वो लैंडस्केप को देखता है, आप ठीक उसी तरह से एक विशेष कोण से उसके लैंडस्केप को देखें। जबकि चाइनीज पेंटर की पेंटिंग में यू कैन इंटर फ्रॉम एनी पॉइंट and he creates a path for your eyes to
in which you can travel up and down and come back in a relaxed movement. तो चाइनीज पेंटिंग में आप रिलैक्स मूवमेंट से वापस भी आ सकते हैं और लैंड कुल मिला जुला के लैंडस्केप मेड बाय चाइनीज आर्टिस्ट इज स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल। तो चाइना के चित्रकारों द्वारा बनाया गया लैंडस्केप जो है वो आध्यात्मिक होता है और वैचारिक होता है। डियर गाइज, it's all for today. Hope you must have enjoyed this video lecture. Keep watching from head to toe. Thanks for watching. Bye.